हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश यादव। वेलकम टू अदर वीडियो। पिछले वीडियो की तरह मैंने एक और सिंपल सा ड्राइंग लेकर आया है। ठीक है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इस वीडियो पर मैंने टूल भी इंक्लूड किया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम टूल का मूवमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथियों, हम CNC VMC प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं और CNC VMC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट। यदि अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आएगा तो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम में वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो पर एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ कि हम हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। हम हमेशा टर्निंग मशीन पर सेकेंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। आप अभी VMC को भूल रहे हैं। हम हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है हमारा। ठीक है, इसमें जितने भी वैल्यू आएंगे वो प्लस और माइनस में होंगे। अब जैसा कि आपको पता होगा कि टर्निंग मशीन पर दो एक्सिस होता है, एक X एक्सिस और एक Z एक्सिस। ठीक है, और ओरिजिन ये होता है। ठीक है, अब हम हमेशा याद रखेंगे कि X एक्सिस पर हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम हमेशा X एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें फेसिंग करना हो तो फेसिंग करने के लिए हम माइनस में भी आ जाते हैं। माइनस में क्यों आते हैं? माइनस में इसलिए आते हैं कि हम जब फेसिंग करते हैं तो यदि अगर हम टूल को पॉइंट 0 तक ले जाएं, मतलब हम ओरिजिन तक ही लेकर आए, तो वहाँ पे एक पिप छूट जाता है। पिप छूट जाता है, इसलिए हम टूल माइनस में भी लेके आते हैं फेसिंग के लिए। माइनस में कितना लेके आते हैं वो डिपेंड करता है इंसर्ट की नोज रेडियस पर। इंसर्ट का नोज रेडियस कितना होता है? 0.8 का भी होता है। जितना इंसर्ट का नोज रेडियस है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट का नोज रेडियस 0.8 का है, तो हम जब फेसिंग करेंगे तो टूल का जो मूवमेंट होगा वो हम X एक्सिस पर माइनस 0.8 कर देंगे। तो जो पिप छूटेगा वो पिप बिल्कुल नहीं छूटेगा, वो पिप कभी मशीनिंग हो जाएगा, वो कट के मतलब चिप्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट 1 से लेकर पूरा टोटल 7 पॉइंट निकाल लिया। अब पॉइंट कैसे निकाला? जहाँ जहाँ से टूल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ से टूल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो हमारे पॉइंट होंगे। उतना ही पॉइंट पर मशीनिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये फेसिंग हुआ, ये टर्निंग हुआ, ये डायरेक्शन चेंज हुआ टूल का। यहाँ से टेपर टर्निंग हुआ तो यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ से फिर टर्निंग प्लेन टर्निंग हुआ, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ से रेडियस कटा तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब जहाँ जहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है मैं उसको 0.0 से लेकर 0.7 तक ले गया हूँ। ठीक है, तो इस ड्राइंग पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 0.7 है यहाँ तक के लिए। तो 0.7 तक के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट देखेंगे। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट निकाल कर देखते हैं। हम कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं? हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। हम लेथ मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल भी करते हैं लेकिन एब्सोल्यूट ज़्यादा मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो हम इंक्रीमेंटल भी कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम एब्सोल्यूट निकालना सीख लें। कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब P0 हमेशा ओरिजिन होगा। X 0.0, Z 0.0। P1 जितने भी X एक्सिस पर हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो X 4.0, Z X 4.0, Z 0.0। डायमीटर X4 में आ चुके हैं। अब P2 X 4.0, Z माइनस 10.0। इसमें Z एक्सिस पर टूल मूव हुआ। अब P3 X 10.0, Z माइनस, यहाँ पे जैसा कि 2 into 45 का चैम्पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 into 45 मतलब 45 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो 2 mm लेंथ पर चलेगा टूल और ये 10 mm का डायमीटर, ये है 10 mm का डायमीटर ये दिया हुआ है और 4 mm का ये। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 mm डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक साइड से 3 mm डेप्थ, दूसरा साइड से फिर 3 mm, 3 और 3 6। ठीक है, P3 का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Z माइनस X 10.0, Z माइनस 12.0। 2 mm मूव हुआ वहाँ से, है ना। उसके बाद पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X 10.0, Z माइनस। अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पे तो टोटल 16 mm दे दिया है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक के लेंथ 16 mm दे दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ड्राइंग पर डायमेंशन
कुछ दिया होता है, कुछ नहीं दिया होता, कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो दिया नहीं है और हमें 0.4 चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, फिर उसके बाद हम 0.5 आएंगे। अब 0.4 के लिए जेड माइनस कितना डालना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन ये इस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 mm का डायमीटर ये दिया हुआ है, 20 का डायमीटर ये दिया हुआ है, मतलब 10 mm जा रहा है, ठीक है, डायम है। तो 5 mm का रेडियस ये हो गया, 5 mm का रेडियस ये हो गया। जब एक साइड का 5 mm का रेडियस होगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 mm का रेडियस एक साइड से ये दिया हुआ है, तो दोनों साइड का 10 हो गया, 10 और 10 20, 10 और 10 20, तभी तो 20 के डायमीटर में आया। यदि अगर 5 mm का रेडियस नहीं दिया होता तो वहाँ पे 20 का डायमीटर आता ही नहीं। यदि अगर यहाँ पे 10 mm का रेडियस दिया होता, यहाँ पे 10 mm का रेडियस दिया होता तो 10 और 10 20, मतलब यहाँ पे हो जाता 30, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे 20 का डायमीटर ये दिया हुआ है, 10 का डायमीटर ये दिया हुआ है, मतलब 5 का रेडियस है। तो 5 का रेडियस है, तो 5 mm हम 16 में माइनस करेंगे, तो 16 में 5 mm माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, 10 + 11 21, जेड माइनस 21, जेड माइनस 21.0। अब P5 0.5 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो दिया हुआ है x 20.0 जेड माइनस, जैसे कि 5 का रेडियस हमने निकाला था, तो 21 पर हम 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26.0। अब P5 के बाद 0.6 का जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो होगा 20, डायमीटर 20.0 जेड माइनस P6, यहाँ पे दिया हुआ 7 mm, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये 7 mm। तो 26 पर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस 33, जेड माइनस 33.0, जेड माइनस 33.0। अब जेड माइनस 33 तक आ चुके हैं। अब हमें निकालना है 0.7 का। देखिए यहाँ पे भी मतलब रेडियस नहीं दिया, यहाँ पे भी रेडियस नहीं दिया और हमें जेड माइनस जेड का वैल्यू चाहिए हमें। अब हम जेड का वैल्यू कैसे निकालना, तो इसी तरीके से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 का डायमीटर ये है, 30 का डायमीटर ये है, तो 5 का रेडियस है, तो 5 और 5 10, दोनों साइड का गिना जाएगा यहाँ पे। 5 और 5 10, मतलब 10 और 20, ये हो गया 30। तो 5 का रेडियस है, तो एक्स एक्सिस में तो हमें दिया हुआ है डायमीटर 30 है, ठीक है, लेकिन जेड के लिए हमें नहीं दिया। तो हम जैसा कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कि 5 का रेडियस है, तो हम 5 प्लस करेंगे, तो x 30.0 जेड माइनस 5 का रेडियस दिया हुआ है, तो 33 पर 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38.0। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है, कोऑर्डिनेट बहुत ही ईजी तरीके से निकाला जा सकता है। बस याद ये रखें कि हम कौन से क्वाड्रेंट पर काम करते हैं, और हमेशा टर्निंग मशीन पर हम हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट पर काम करते हैं। वो तो मिलिंग मशीन पर हमें ज़्यादा मतलब वो दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट पर काम कर रहे हैं, ओरिजिन कहाँ बनाना है, ओरिजिन वहाँ पे हम सेंटर में बना सकते हैं, 4 कॉर्नर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे मतलब हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। अब जब हम कोऑर्डिनेट निकाल ही लिए तो क्यों ना हम टूल का मूवमेंट भी देख लें कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कि टूल का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे P0 का कोऑर्डिनेट क्या है, x 0.0 z 0.0। तो सबसे पहले टूल कहाँ आएगा, P0 में, x 0.0 z 0.0। आप याद रखें कि ये जो ड्राइंग है ये फिनिशिंग बात है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 100 माइक्रोन का हम मतलब 100 माइक्रोन मटेरियल बचा के रखें, ये फिनिशिंग पाथ में चलना है इसको टूल को, ठीक है। सो ये रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल फिनिशिंग पाथ है। फिनिशिंग पाथ का हमने कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो यहाँ पे P0 x 0.0 z 0.0 ये टूल आ गया। अब P1, तो P1 पर x 4.0 z 0.0, मतलब x पर मूव हो रहा है, z 0 है, अभी x में मूव हुआ, z अभी 0 है। अब उसके बाद P2 का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x 4.0 z माइनस 10.0। ऑलरेडी टूल 4 mm पर है, डायमीटर में 4 mm पर है, बस z में बस माइनस 10 mm जाना है, तो z में माइनस 10.0 ये आ चुके हैं। अब P3 x 10.0 z माइनस 12.0। अब यहाँ पर यहाँ पर आप याद रखें कि हमेशा रेडियस हो, चैम्बर हो, टेपर टर्निंग हो, वहाँ पर x और z दोनों एक्सिस के साथ टूल का मूवमेंट होता है, दोनों एक्सिस में टूल का मूवमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सिमिल्टेनियस, ठीक है। सो यहाँ पे P3 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x 10.0 z माइनस 12.0।
तो x 10.0 z माइनस 12.0 ये आ चुके हैं। अब P4 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x 10.0 z माइनस 21.0, तो ये आ चुके P4। उसके बाद P5 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x 20.0 z माइनस 26.0, इसमें x में भी रिमूव हो रहा है, z में भी मूव हो रहा है, तो ये आ चुके P5। उसके बाद P6 x 20.0 z माइनस 33.0, ये आ चुके हम z माइनस 33.0। अब P7 x 30.0 z माइनस 38.0, तो ये आ चुके टूल। अब यहाँ तक आया टूल, उसके बाद ये मशीनिंग हो चुका है। मशीनिंग होने के बाद टूल जाएगा सेव पोजीशन में, एक्स एक्सिस पर गया, उसके बाद फिर होम पोजीशन, ये आ गया टरेट। तो इस तरीके टूल का मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अब हम जब कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें कोड के हेल्प से हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट। यदि अगर कोऑर्डिनेट निकालना आने लगा तो हम प्रोग्राम बड़े इजीली तरीके से टूल का पाथ बना लेते हैं। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेट कैसा निकाला जाता है लैथ मशीन पर। ये लास्ट वीडियो थी जो कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाया। हो सके तो मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग लेकर आऊँगा जो कि आपको उसमें कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे, आपको समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। अब कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है, जो कि कोड की हेल्प से कि कैसा हम प्रोग्राम बनाते हैं, सीमेंस के लिए हो या फानू कंट्रोलर के लिए हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।